तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, मतलब विच टर्म। अब यहाँ पे दे रखा है कौन सा टर्म, मतलब विच टर्म का मतलब कौन सा टर्म, मतलब अपने को क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, ठीक है। अगर इससे पिछले वाला आपने लेक्चर देख रखा होगा तो एन ए वन मतलब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, ये सब नंबर ऑफ टर्म, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ, तो बात करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये एपी है, ये एपी 121, 117, 113 इस तरीके से चलेगा। और बोल रहा है फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है जी, फर्स्ट निगेटिव टर्म ऐसा कौन सा, इसके बाद एपी में ऐसा कितने नंबर पे वो टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव होगा, मतलब विच टर्म, ऐसा कौन सा टर्म होगा और कितने नंबर पे होगा, ठीक है, मतलब वही बात है जो निगेटिव होगा, निगेटिव टर्म होगा। तो निगेटिव टर्म कब होता है भाई, ठीक है ना, जीरो से आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो से पीछे जो होता है, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे आगे बोला जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, जीरो और इधर क्या होता है 1 2, है ना, पॉजिटिव, और इधर क्या होंगे -1 -2, मतलब जीरो से क्या लेस देन और जीरो से क्या ये मोर देन, ठीक है। तो हम ये समझ ले कि अपना जो है निगेटिव टर्म जो होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म, मतलब यहाँ पे हम लास्ट टर्म की बात करें, ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा होगा, मतलब कि निगेटिव होगा, तो ए एन का जो वैल्यू होगा वो लेस देन जीरो होगा, है ना। जो भी टर्म निगेटिव आएगा जो भी लास्ट टर्म निगेटिव आएगा उसका मतलब वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, जीरो से छोटा होगा, तो मतलब जीरो लेस देन ए एन होगा, ठीक है जी, ओके। हिंट भी दे रखा है इसे, आप जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में। तो चलिए हम इसको इसी को सोल्व करते हैं, ए एन लेस देन जीरो, ओके। ए एन इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन जीरो। ए वन कितना है यहाँ पे 1 to 1 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है n माइनस वन, और डी देखो ए टू माइनस का ये ए वन हो गया, ये ए टू, ये ए थ्री, तो अगर डी निकालना है तो क्या करते हैं ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 117 माइनस 121, है ना, तो कितना आ गया माइनस का 4, ठीक है, 117 है, ये माइनस का 121 है, तो 121 में से 117 गया तो माइनस का 4 रह जाएगा, मतलब अपोजिट है, मतलब 117 पॉजिटिव नंबर है, वो माइनस निगेटिव नंबर है। तो जैसे आप बेसिक मैथमेटिकल रूल होता है कि निगेटिव साइन मैक्सिमम है तो निगेटिव ही आएगा, प्लस माइनस वो तो जानते हैं आप, उसमें क्या बताना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन बार बार ही बोला जा रहा है। चलिए ये 121 प्लस का ये कितना हो गया, -4 से n में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4n, और माइनस माइनस प्लस का 4 लेस देन जीरो, 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा 125, प्लस माइनस माइनस का 4n लेस देन जीरो, 125 अब माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 4n, अब 125 4 इधर आ गया n, है ना। अब बताओ 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 31 2 पॉइंट, है ना n। अब n जो होता है वो कभी ना फ्रैक्शन में होता है, ना निगेटिव होता है, ना डेसिमल में आएगा, तो n क्या होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो ये तो आंसर है नहीं, इसके आगे वाला एक टर्म जो होगा वो हम आंसर में कंसीडर करेंगे, जहाँ n का जो वैल्यू होगा वो 30, ठीक है 32 टर्म होगा, मतलब निगेटिव जो आएगा फर्स्ट निगेटिव टर्म जो आएगा वो 32वें नंबर पे आएगा, ठीक है 32 नंबर पे आएगा, और यही अपने को फाइंड आउट। हेलो भाई, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब हम रीड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ना फर्स्ट टर्म का दे रखा है ना कॉमन डिफरेंस दे रखा है, मतलब मिसिंग वैल्यू है। और जब ऐसे क्वेश्चन जब आते थे ना, जब मैं 10th क्लास में रहता था तो मुझे खुद ही लगता था कि डर लगता था ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन उस 10th की बातें मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी मैं समझ सकता हूँ जो मेरे छोटे भाई होंगे 10th क्लास के, तो वो भी उसी फेज से गुजर रहे होंगे, और उसको भी जब सारे मिसिंग वैल्यू रहते हैं ना क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को टच करना नहीं चाहते रहते हैं। हाँ, जिसमें प्रॉपर सारे कुछ दे रखा हो वो तो बनाने में सबसे तेज़ रहते हैं और बड़ा मज़ा से बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन कुछ ऐसा टपक जाए जिसमें इक्वेशन के फॉर्म में हो वैल्यू, ठीक है, या कुछ क्या बोलते हैं वर्ड के फॉर्म में हो, तो वो क्वेश्चन को टच करने से ना डरते हैं। तो लेकिन चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको उस डर को निकालने की कोशिश करेंगे। आइए, क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है, जोड़ जिसको बोलते हैं सम। इससे पहले हम निकाल ही रहे थे थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, ठीक है, मतलब कोई एपी है मान लीजिए, ठीक है,
A1 A2 A3 से ये कहाँ तक जाएगा, 16 टर्म तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 16 टर्म तक जाएगा। और इसका थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म उसका सम दे रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A3 और प्लस A7 का सम जो दे रखा है वो कितना है, 6 है। ठीक है भाई। और फिर बोल रहा है कि देयर प्रोडक्ट, मतलब उसी का प्रोडक्ट, ये जो दे रखा है क्वेश्चन, ये जो दो टर्म का सम दे रखा है उसी का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, A3 इंटू A7 जिनका प्रोडक्ट 8 दे रखा है। अब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, ठीक है। और मुझे जो ये AP है 1 से लेकर 16 तक कोई टर्म, उसका सम निकालना है। S16 बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। आई होप क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए हम इसका आंसर बनाते हैं। देखिए यहाँ से ना एक इक्वेशन निकलेगा। इससे पिछले वाले में आपने देखा होगा A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस का 2D। इस तरह A7 को लिख सकते हैं A1 प्लस का 6D इजिकल टू 6। A1 कितना हो जाएगा भाई, 2A1 और D 6 to 8D इजिकल टू 6। यहाँ अगर मैं एक काम करता हूँ कि 2 का कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, A1 प्लस का 4D इजिकल टू का 6 और 2 इधर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 3 या 6, तो A1 प्लस का 4D इजिकल टू क्या हो गया, 3। आई होप इतना तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम A1 का वैल्यू निकाल सकते हैं 3 माइनस का 4D, है ना भैया। प्लस 4D इधर जाएगा तो माइनस का 4D हो गया। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको क्या लिखेगा आप, A1 प्लस 2D और इंटू A1 प्लस का 6D इजिकल टू का 8। ठीक है जी। अब A1 का वैल्यू क्या आया है, 3 माइनस का 4D, यहाँ पे रख दो आप 3 माइनस का 4D प्लस का 2D। अब इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट द वैल्यू ऑफ A इन द इक्वेशन ऑफ सेकेंड, ये सब आप लैंग्वेज थोड़ा बहुत लिख लेना है। ठीक है जी। A1 प्लस का, सॉरी A1 नहीं, A1 की जगह पे क्या लिखना है, 3 माइनस 4 का D, ठीक है, 3 माइनस 4D प्लस का 6D इजिकल टू का 8 हो गया। और 3 का 3 माइनस का 4 में से प्लस का गया तो माइनस का 2D, 3 और 6 में से माइनस 4 गया तो प्लस का 2D इजिकल टू का 8। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेगा तो एक इक्वेशन x माइनस वाई दिख रहा है, दूसरा x प्लस वाई दिख रहा है, और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है। तो डायरेक्ट इस पे ये दिख रहा है इस फॉर्म में, और x और y दोनों सेम है। तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह पे माइनस 2D का स्क्वायर इजिकल टू का 8। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2D कितना 4D स्क्वायर इजिकल टू 8। माइनस का 4D स्क्वायर 8 और प्लस 9 इधर का माइनस का 9, माइनस का 4D स्क्वायर बराबर माइनस का 1, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल तो D स्क्वायर बराबर कितना 1, और इधर 4 इधर चला गया। और जब इसका रूट निकालिएगा, क्योंकि D का स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट लगेगा, और 1/4 का रूट जो होगा वो प्लस माइनस 1/2, है ना, प्लस माइनस 1/2। तो D का मान कितना आ गया भाइयों, प्लस माइनस 1/2। अब क्या करना है, यहाँ D का मान यहाँ रखना है, और एक बार वैल्यू प्लस आएगा, दूसरा बार वैल्यू माइनस में आएगा, सॉरी माइनस D रखना है एक बार प्लस का वैल्यू रखना है D में, और उससे A1 का वैल्यू निकालना है, फिर इस 16 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि और भी अच्छा रहे, आता हूँ क्योंकि ये स्पेस दिख रहा है। चलिए A1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4, और D का वैल्यू एक बार 1/2 प्लस में रखेंगे, तो यहाँ 2 2 जा 4, 3 में से 2 गया तो 1। ये कब हुआ, जब D का वैल्यू 1/2 रखा, है ना। अब D का वैल्यू माइनस का 1/2 रखेंगे, तब A1 का वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 4, और D का वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं A1 का वैल्यू जो है 2 बार आया है। ठीक है, तो हमारा आंसर इस तरीके से निकलेगा। एक बार S16 जो है
वो n/2 तो 16/2 हो गया है ना, यानी यहीं पे 16 2a1। ये d कब, जब माइनस का प्लस का पहले ले लो, 1/2 रख रहे हैं तो प्लस का d रखेंगे तो a1 भी क्या आएगा, 1 आएगा, 2 इंटू a1 प्लस 16 माइनस 1, और d कितना हो जाएगा 1/2। कुछ नहीं करना है भाई, d क्या है प्लस माइनस 1/2 आया है, तो एक बार d प्लस रखा तो a1 का वैल्यू आया 1, तो इस इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। फॉर्मूला आता है ना n/2 तो 16/2 2a1 n-1 इंटू डी, ठीक है। कैंसिल करेंगे 8 आएगा, 2 ये कितना आ गया 15 इंटू 1/2। इसको सोल्व कर लीजिए, 8 2 प्लस 15/2, इसका एलसीएम लेके 2, ये कितना 4 प्लस 15 इंटू 8 है ना। इसको सोल्व किया 8 इंटू 19 अपॉन कितना आ गया 2। इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, 2 4 जा 19 4 जा 16, एक तो 16 आंसर 76 आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा S16, जब D बराबर माइनस का 1/2 रखेंगे A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो S16 ये 8 डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2A1 तो 10 हो गया, प्लस n-1 तो 15, और D का मान -1/2, तो 8 ये 10 -15/2, इसको सोल्व कीजिएगा 1 8, ये 2 आ जाएगा 10 20 -15, ठीक है जी। ये आ जाएगा 8 5/2, 2 से 4 कैंसिल, 5 4 जा 20। तो आप देख सकते हैं डी का वैल्यू अलग अलग रखने के बाद हमारा सम ऑफ द 16 टर्म भी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है जी। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन जितना देखने में लैंग्वेज तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब कि आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा। आपके लिए मतलब ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये हमारे छोटे छोटे जो नन्हे भाई होते हैं 10th क्लास वाले, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी एज उसी अवस्था में होता है, ठीक है। और उस एज के अकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चन हेलो भाई, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर तो बनाना है ये, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को बना भी लेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अब देखो जितने भी मेरे सीबीएसई के बच्चे होते हैं ना भाई, अब मोस्टली जो अच्छे शहर से होते हैं उसका तो इंग्लिश बहुत ही बढ़िया रहता है, ज़बरदस्त रहता है। अभी मैं बोलने को बोल रहा हूँ सीबीएसई पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में देखो तो मेरा भाषा खुद हिंदी है, ठीक है। मैं बस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ और उसका सोल्यूशन बना रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो सीबीएसई पढ़ाते हैं उसके टीचर भी इंग्लिश में ही बोलते हैं, वो अलग ही लेवल का भाई, उतना तो हम सब नहीं कर पाएंगे, टूटी फूटी अलग बात है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना 100% इफेक्टिव इंग्लिश के साथ इंग्लिश बताना और उसको समझाना, ठीक है। तो कितना स्टूडेंट ऐसे होंगे उनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लोकल एरिया है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ मोस्टली तो घर में हिंदी ही चलते, मैथिली चलते हैं। तो बच्चे इंग्लिश मीडियम तो रहते हैं, तो लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना ही चाहिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके और उसको कंसेप्ट तरीके से बताया जाए, समझाया जाए, तो हमको लग रहा है वही बहुत बड़ी सफिशिएंट है और अब अच्छी बात है। देखिए मेरा लड़का, चल, तो क्वेश्चन है ए लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है रंग्स का मतलब होता है क्या, ये जो सीढ़ी के जो डंडे हैं ना भाई, इसे कहते हैं रंग्स, ठीक है जी। और लेडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, तो ये सीढ़ी है और सीढ़ी के डंडे 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है ये जो बीच का डिस्टेंस है, जो इसको अपार्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब बीच की डिस्टेंस डायग्राम में भी दे रहा है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली दे रखा है तो मतलब ये एपी का केस बनेगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली का मतलब है कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम चल रहा है, ओके भाई, कॉमन डिफरेंस सेम है। और लेंथ देखो 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, मतलब डिक्रीज चल रहा है। हाँ जी, रंग्स डिक्रीज चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 45 से 25 जा रहा है, मतलब आप देख रहे हो इसके जो डंडे हैं ना भाई वो क्या आ रहा है 45 से 25 पे जा रहा है, मतलब इसकी लेंथ जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है। टॉप एट द बॉटम 25 सेंटीमीटर, 2 बार मुझे लिखा गया, सॉरी भाई। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर द 2.5 मीटर, ठीक है,
मतलब अगर देखा जाए टॉप से लेके, ठीक है, बॉटम तक का जो लेंथ है ऑलरेडी मैंने लिख भी रखा है, वो कितना का है, 2.5 मीटर का है। तो व्हाट इज द लेंथ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ठीक है, बोल रहा है इस रंग्स को बनाने के लिए कितने वुड, मतलब कितने लेंथ ऑफ द वुड की ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक तो जैसे ये डंडे अगर मैं निकाल के यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, एक ये आया 45 सेंटीमीटर का, इस तरीके से ये धीरे धीरे छोटे होते होते ये गया कितना छोटा हो गया, 25 सेंटीमीटर पे, और इसको ऊपर में लगा दिया। तो आज सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए ऐसे कितने डंडे हैं, ठीक है, तब तो सम का सबका सम कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये कितना डंडे लगाया गया है सीढ़ी में, ये जो सीढ़ी बनाया गया है, जैसे एक डंडे हो गया, 2 डंडे, 3 डंडे, 4 डंडे, तो ये तो दिख रहा है ना भाई, डायग्राम में दे रखा है बुक में, लेकिन अभी तो पता नहीं है कितना है। अब ये डैश डैश है तो इसी बीच में कुछ और भी आ सकता है। तो सबसे पहले ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ डंडे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रंग्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका निकालने का तरीका होता है, नंबर ऑफ रंग्स निकालने का वो होता है टोटल। देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ अपॉन क्या करना है, टोटल लेंथ करना है, टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टोटल लेंथ अपॉन क्या करना है, डिस्टेंस अप, डिस्टेंस किसका लेना है, ये इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों के एक के बीच की दूरी कितना है, अब प्लस का 1 करना है, ये फॉर्मूला है। अब ये बना कैसे देखिए, मान लीजिए कोई सीढ़ी है, ठीक है जी, अब इसका देखिएगा तो इसकी लेंथ मैं अगर लेता हूँ 20, क्या है 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसके बीच का एक 2 पोर्शन, कितना पोर्शन हो रहा है, तो देखिए 1 और 2 पोर्शन में कितने डंडे आ रहे हैं, 1 2 3 डंडे आ रहे हैं ना, सीढ़ी के 3 रंग आ रहे हैं 2 पोर्शन में, 1 2 पोर्शन में, और 1 2 3 रंग आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए प्लस का 1 करते हैं। अब देखिए इसको निकालिए, सिंपल सी है, अगर 20 बटे, ठीक है, मैं कुछ भी इसके बीच की दूरी में क्या कर लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 10, 10 दूना 20, तो 2 ही तो रंग से नहीं आएगा, इसलिए 2 में प्लस 1 करेंगे तब तो 1 2 3 आएगा, ठीक है जी। आप समझ सकते हैं, मतलब टोटल लेंथ डिस्टेंस कितना है सीढ़ी का, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ले लो, सॉरी, अपॉन डिवाइड कर दो इसके बीच में एक डंडे और दूसरे डंडे के बीच में कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, कितना अपार्ट है, और प्लस 1 कर दो तो आपको निकल जाएगा कितने नंबर ऑफ रंग्स है, ठीक है। तो चलिए 2.5 मीटर है टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ कितना है 2.5 मीटर टोटल लेंथ, इसको सोल्व कीजिए कितना, 5/2 हो जाएगा मीटर, और सारे वैल्यू देख रहे हैं सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मतलब इसको सेंटीमीटर में बनाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, 2 से कैंसिल कीजिएगा 50, ये 250 सेंटीमीटर के आ गया, टोटल लेंथ आ गया यहाँ से यहाँ तक का सीढ़ी का, लेदर का, टोटल लेंथ कर दिए। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है, तो उससे डिवाइड कर दी डिस्टेंस बिटवीन देम, +1, 25 1 10 हो गया, 10 + 1 11th, तो ये मुझे पता चल गया टोटल रंग्स कितना है, 11th है। तो मतलब ऐसे ऐसे कितने डंडे हैं, 11 डंडे हैं। अब इन सभी का सम ऑफ लेंथ निकालना है, और यूनिफॉर्मली है तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, यूनिफॉर्म है मतलब कि सेम है, तो AP है, ऑलरेडी केस है AP का, ठीक है। तो S कितना निकालना है, S11 निकालना है। S11 का एक फॉर्मूला होता है n/2 A1 प्लस का AN, है ना, तो क्या हो जाएगा 11/2, A1 कितना हो जाएगा भाई, देखो A1 कितना 45 है ना, A1 45 है, और लास्ट टर्म कितना है 25, बस कुछ नहीं है, 11/2 इंटू 5 10 4 2 6 1 7, कितना हो गया 35, 35 11 कितना, 35 दाइन 350 प्लस 11 35, कितना आ गया 385 सेंटीमीटर, जो है यही आपका आंसर हो जाएगा टोटल लेंथ। ये जितने भी डंडे लगेंगे, जितने भी रंग्स लगेंगे, उसका टोटल लेंथ जो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे, और ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसको सबसे पहले आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है, और फिर जाके सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि इसको आप जितना हल्के में लोगे
मैं 10th वाले बच्चे को बोल रहा हूँ भाई मैं अपने दोस्त यार जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं उसके लिए नहीं है भाई, इसके लिए तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो जाता है, ये तो ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है 2 लाइन में। बस जो 10वीं के बच्चे जो देख रहे हैं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको पहले समझना है। तो चलिए समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। द हाउस ऑफ द रो आर नंबर्ड, ठीक है, मतलब बोल क्या रहा है कि हाउस ऑफ द रो मतलब घर की कंजुकेटिव में दे रखा है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। मतलब कंजुकेटिव नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो सीरियल वाइज हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से। तो हाउस ऑफ द रो का नंबर दे रखा है दैट इज फ्रॉम 1 to 49, ठीक है। मतलब घर की संख्या दे रखा है कहाँ से कहाँ तक, कंजुकेटिव में दे रखा है 1 से लेके इस तरीके से कहाँ तक चल रहा है, ये 49 तक चल रहा है, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस इज प्रोसीडिंग लिखा दिया है, ठीक है। प्रोसीडिंग द हाउस ऑफ द नंबर इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस इज फॉलोइंग। अब देखो मैं 2 वर्ड इस पर फोकस करूँगा, एक तो है प्रोसीडिंग, ठीक है, और दूसरा है फॉलोइंग। और इससे पहले क्या देखा है, सो दैट, यहाँ तक तो समझ गया, घरों की संख्या 149 तक दे रखा है। सो दैट देयर इज ए वैल्यू, अब एक वैल्यू है जो क्या है, एक्स है, ठीक है। वो जो वैल्यू है दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस इज प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग, तो वो वैल्यू सबसे पहले लिख लो। देयर इज ए वैल्यू है कहीं पे, यहाँ पे या समवेयर, इसके 1 और 49 के बीच में समवेयर कहीं पे एक एक्स वैल्यू है। और इससे पहले वाला जो पीछे वाला को क्या कहा जाता है, प्रोसीडिंग, ठीक है जी, प्रोसीडिंग। और एक्स के आगे वाला वैल्यू को क्या कहा जाएगा, फॉलोइंग, क्या कहा जाएगा, फॉलोइंग, ठीक है। मतलब 1 से 49 के बीच में समवेयर कहीं पे एक एक्स जो है, एक्स है, देयर इज एक्स लिखा हुआ है, देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, और इससे पहले प्रीसीडिंग उसका सम, और इसके बाद फॉलोइंग उसका सम क्या है, दोनों इक्वल है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। यही इतना बड़ा लैंग्वेज लिख रखा है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस इज प्रोसीडिंग, ठीक है, इसका मतलब यही है। और ये जो एक्स का वैल्यू है ना, इससे पहले का जितना भी वैल्यू है उसका सम, ठीक है। और यहाँ पे और भी दे रखा है इक्वल टू, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस इज फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग के मतलब इसके आगे वाला टर्म, इसका सम क्या है, बराबर है, इसका सम बराबर है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोसीडिंग निकाल लो, एक्स का प्रोसीडिंग क्या होगा भाई, देखो 1 2 3, तो 3 का प्रोसीडिंग बोले तो 2, तो 2 कैसे आया, 3 में से 1 माइनस किया तब जाके 2 आया। तो इसी तरह एक्स का प्रोसीडिंग क्या हो गया, एक्स माइनस का 1, ठीक है जी। चलिए अब देखिए 3 के आगे क्या 4, तो 3 के आगे 4 कैसे है, फॉलोइंग कैसे है, 3 + 1, इसमें 1 ऐड किया है, तो इसी तरह से इसका एक्स का फॉलोइंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1, ठीक है जी। अब समझ में आ जाएगा। चलिए अब बनाइए इसको, ये इक्वल में है, ये दे भी रखा है, दे रखा है सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग इज इक्वल, क्या दे रखा है, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, ठीक है, ऑफ द हाउस फॉलोइंग, ठीक है भैया, ये दे रखा है, मैंने लैंग्वेज लिख दिया है। चलिए इसका सम निकालिए, इसका सम निकालेंगे तो देखिए आप इससे पहले वाला एक्सरसाइज में जब बनाए होंगे तो कोई एपी रहता था A1 A2 A3 डैश डैश करके n टर्म तक रहता था, या कोई 10 टर्म तक रहता था, तो क्या लिखते थे S10, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर 1 2 से एपी चल रहा है तो क्या है, x-1 है, क्या है, x-1 है, तो हम क्या लिखेंगे, s का s-1 है ना, यही n हो गया, x-1 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाइयों, यहाँ से यहाँ तक सम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमको पता रहना चाहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक का सम पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का सम पता रहना चाहिए, उसमें से यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर देंगे, तो बाकी बचा हुआ ये रिमेनिंग भाग आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस का SX, है ना,
ये माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ n जो है s-1 है, तो x-1 n/2 है ना, फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा एक AP बना है 1 2 3 4 डैश डैश x-1 तक, ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1 हो गया फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे x-1, यही ना लास्ट टर्म भी हो गया, और n s-1, तो n-2 है ना, क्या हो जाएगा n-2 प्लस फर्स्ट टर्म A1 और प्लस लास्ट टर्म x-1। इससे पिछला वाला आपने एक्सरसाइज अगर बनाया है तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कितना 49/2। अब देखिए यहाँ तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया A1 1 हो गया, और लास्ट टर्म क्या हो गया 49 ही हो गया, ठीक है जी। माइनस एस एक्स कैसे निकालोगे, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया, तो उससे पहले तो आपको n/2 x/2 प्लस का 1 माइनस 1 प्लस का x, A1 प्लस AN, ठीक है जी। चलिए सोल्व कीजिए इसको, x-1 ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा x अपॉन का ये 2 हो गया, ये 49/2, ये कितना हो गया 50 माइनस x/2, इसको लिख लो x प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। या सोल्व भी कर लो, एक काम करो सोल्व भी कर लो, x से 1 में तो x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है जी। इसको भी सोल्व कर लो 25, इसको भी सोल्व करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x अपॉन का 2, ये कितना 49 इंटू 25। इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, नहीं तो 1225 इसका मल्टीपल भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपको एलसीएम करके दिखाना होगा, इसका रूट आगे चल के कोई एक फैक्टर बनेगा, तो बेहतर है कि इसको ऐसे ही रहने दो ताकि आसानी रहेगा। माइनस कितना x प्लस का x स्क्वायर अपॉन का 2, ठीक है। चलिए अब इसको जैसे ऐसे मैंने लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस का x/2, ये जो टर्म है ना माइनस इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है भाई। ये 49 20, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये x प्लस का x, सॉरी भाई यहाँ माइनस का माइनस करोगे तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है जी। यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया ना, हाँ ये डायरेक्ट माइनस आ गया ना, ठीक है जी। चलिए 49 इंटू 25, देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2/2, 49 इंटू 25, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इधर गया तो रूट लग गया, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं एक स्टेप, रूट लगा तो 49 और 25 का, 49 का पता है 7, 25 का कितना 5, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 35, और 35 क्या है, तो 35 एक नंबर है, ठीक है। 35 क्या है, ये एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे ये कौन सा टर्म आएगा 35 टर्म, ठीक, काउंटिंग नंबर है, 35 काउंटिंग नंबर है, 35 आंसर आएगा। ये भारी भरकम है, ठीक है भाई। जो भी मेरे 10वीं के बच्चे हैं या छोटे भाई हैं उनको तो देख के यही लगेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है, बट इसको मैं बहुत ही सरल बनाने की कोशिश करूँगा, काफ़ी इजी, और जब देखोगे तो लगेगा वाह कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। और हो आप बोलोगे क्या होना है ये बोर्ड पेपर में ही एग्ज़ाम में आ जाए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है क्योंकि इतना हम कोशिश करेंगे आपको ईजी एक्सप्लेनेशन देने की। आइए तो क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो बोर्ड पेपर में आना नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ए स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है, comprises 15 step each which 50 meter long and built of a solid concrete. Each step has rises 1.4 meter and tread 1.2 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace, ठीक है। मतलब एक टेरेस है जो फुटबॉल ग्राउंड में है और इसके कितने 15 स्टेप है और 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है जी। और क्या बोल रखा है, स्टेप हैज द राइजेज 1.4 मीटर है और ट्रेड जो है 1.2 मीटर है। देखिए अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करूँ, इस तरीके से है, टेरेस है, ठीक है भाई, और इसमें क्या दे रखा है 15 स्टेप है, ये इस तरीके से 15 स्टेप है। आप जब इस पर से इस पर चढ़ोगे 2 या तीसरा चौथा, ठीक है, तो 15 स्टेप होगा, ठीक है।
मतलब इस सीढ़ी पे 15 बार चढ़ोगे आप, तो इसका मतलब ये 15 है, ठीक है। अब क्या देखा, 50 मीटर लॉन्ग है। और अगर मैं एक को निकाल के समझाऊँ यहाँ पे, मैं यहाँ से ना एक फर्स्ट स्टेप को निकाल के बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से क्यूबेडल दिखाई देगा, है ना भाई, ये क्यूबेडल की शेप में होगा। इसकी लेंथ जो दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, ठीक है जी। अब ट्रेड 1.2 मीटर, ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। ट्रेड किसे कहते हैं, ब्रेथ को। ये जो हो गया, ये हो गया 1.2 मीटर। एंड द राइजेज यहाँ पे दे रखा है, कहाँ, अरे भाई यहाँ दे रखा है, देखो राइजेज 1.4 मीटर। राइजेज का मतलब क्या होता है, हाइट। तो हाइट क्या दे रखा है, 1.4 मीटर दे रखा है, ठीक है जी। कैलकुलेट द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम निकालो इसका। आपने मेंसुरेशन मेरा वीडियो देख रखा है, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूबेडल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द टेरेस जो है वो कैसा शेप में है, क्यूबेडल शेप में है, तो क्या हो जाएगा, LBH, ठीक है जी। LBH, L कितना है, 50, है ना। B कितना है भाई, 1/2, और H कितना है, 1/4। यही ना हो गया, ये फर्स्ट का हो गया, है ना। ये कितना है, 1/4। यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 1/4 है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 1/4, वहाँ से यहाँ तक 1/4, है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ द, ये फर्स्ट का हो गया। इसी तरह से सेकेंड का निकालेंगे, तो सेकेंड का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका भी 50। हाइट भाई, लेंथ तो ही रहेगा ना भाई, है ना। लेंथ तो चेंज नहीं होगा, ब्रेथ भी चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज हो रहा है, हाइट चेंज होते जा रहा है ना दोस्तों। सिर्फ क्या होगा, हाइट चेंज होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो वही रहना है सीढ़ी का। तो क्या हो जाएगा, 1/2, और हाइट कितना हो गया, 1/4। अब 1/4 का 2 टाइम्स, है ना, 1/4 प्लस 1/4 कर लो, तो कितना, 4, 1 + 1 2/4 हो गया। काटो कितना आएगा, 1/2। या तो ये लिखो, ये लिखोगे तो AP बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, कॉमन लेने में दिक्कत होगा आगे चल के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ क्वेश्चन, तो मुझे पता है, ठीक है भाई। चलिए, तो आप क्या करो, इसको ना एक काम दूसरा क्या कर सकते, ये 2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 इंटू कितना, 2, है ना। वही चीज़ हो जाएगा, बात बस सेम भी ना है हो, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीपल दूसरा के लिए। इस तरह से थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1/2 लेंथ विड्थ हाइट, और तीसरा से मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3 से। 3 काफ़ी है, इससे हम एक AP निकाल लेंगे। चलिए, तो क्या फर्स्ट क्या आ गया, 50 इंटू 1/2 1/4, है ना। दूसरा इसका सम निकालना है, तो सम लिखे लो, तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2। सच तीसरा 50 इंटू 1/2 1/4 इंटू कितना, 3। और इस तरह से डैश 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 कितना तक चलेगा, 15 तक चलेगा। 15 स्टेप है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लेंथ, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे कितना देर का, 15 स्टेप, ठीक है, तो 15 है, उसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए, आप क्या करो, इसमें से ये सभी कॉमन आ जाएगा, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, तो बच क्या जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, प्लस यहाँ कितना है, 2, प्लस यहाँ कितना रह जाएगा, 3, है ना जी। इस तरह से सोन कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 225 25/4, और इसका SN निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले n/2, यहाँ से यहाँ तक कितना, 15/2, A1 कितना 1, और लास्ट टर्म कितना है 15, ठीक है जी। 25/4 इंटू 15/2 इंटू 16, 2 कितना 8, तो कितना आ गया 25/4, तो 120, है ना। काटोगे 4 × 12, तब 25 इंटू कितना आ गया 30, अब 25 30 कितना आ गया 75, 750, है ना। अभी किस में है, मीटर में है, मीटर में ना भाई, तो मीटर का Q जो हो जाएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है भाई।